जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो लेसन है वो है मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका। ठीक। और इस लेसन के पहले हम लोगों ने मूल्यों पर ऑलरेडी बात कर ली है। ठीक। तो आज हम लोग जो मूल्यों का विकास होता है उसमें परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका क्या है इसके संदर्भ में बात करेंगे और इस लेसन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक। तो पहला प्रश्न है कि परिवार का मूल्यों के विकास में महत्व बताइए। ठीक। अब देखिए, परिवार का भाई मूल्यों के विकास में एक प्राथमिक महत्व है। प्राथमिक का मतलब ये हुआ कि बच्चा सबसे पहले किसके संपर्क में आता है, तो अपने परिवार के संपर्क में आता है। तो जो कुछ भी सीखेगा, जितना भी सीखेगा, ठीक, वो अपने परिवार से भी सीखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो विद्यालय से कुछ नहीं सीखेगा। भाई जब वो विद्यालय में जाएगा तो विद्यालय से कुछ सीखेगा, समाज में रहेगा तो समाज से सीखेगा। तो सीखने के उसके सीखना मतलब कई चरणों में होता है और वो कहीं से भी सीख सकता है। लेकिन प्राइमरी रूप से देखा जाए तो परिवार से ही कुछ अच्छे विचार बनाए। तो चलिए देखते हैं कि यदि सर्वविदित तथ्य है, यह सर्वविदित तथ्य है कि आधुनिक समय में परिवारों का महत्व कम होता जा रहा है भाई। ठीक। लेकिन परिवार के अभाव में आज भी बालक सही मूल्यों की शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। परिवार के इस महत्व को विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। कैसे प्रयास किया है, तो भाई प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री कामेनियस हैं। कामेनियस ने परिवार को माँ के घुटने का विद्यालय, ठीक, माँ के घुटने का विद्यालय, द स्कूल ऑफ मदर्स नी, और रूसो ने माता को नर्स व पिता को शिक्षक, पेस्टोलॉजी ने परिवार के वातावरण को शिक्षा के लिए सबसे अधिक प्रतिभाशाली वातावरण के रूप में स्वीकार किया है। यंग एवं मेक परिवार की मानवीय मूल्यों में भूमिका को समझाते हुए लिखते हैं कि परिवार मानवीय समूहों में सबसे पुराना तथा सबका आधार है। इस स्वरूप मतलब जो इसका स्वरूप है, इसका स्वरूप क्या है, भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न रूप से दृष्टिगोचर होता है, परंतु सभी का कार्य बालक का पालन पोषण तथा सामाजिक संस्कृति का ज्ञान प्रदान करना है। संक्षेप में बालक का सामाजिकरण करना है। ऐसे ही टी रेमंड ने परिवार की कुछ महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट करते हुए उसके बारे में लिखा है कि दो बालकों को एक समान स्कूल में शिक्षा देने के पश्चात भी उनके सामान्य ज्ञान, रुचियों तथा अभिवृत्तियों के तरीकों में अंतर पाया जाता है। इसका मूल कारण दोनों बालकों के अलग अलग परिवार होते हैं। तो देखिए यहाँ पे परिवार का भाई बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि एक ही स्कूल में देखिए शिक्षा सभी बच्चों को समान रूप से दी जाती है। एक टीचर आता है, सभी बच्चों को वही पढ़ाता है भैया। ऐसा तो है नहीं कि वो किसी एक बच्चे को पढ़ा रहा है, सारे बच्चे बैठे मस्तिया रहे हैं, खेल रहे हैं। सभी बच्चों को शिक्षा देता है। लेकिन अगर आप अलग अलग बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि भाई सभी बच्चों के सीखने का और ग्रहण करने का तरीका अलग अलग है। ठीक। इसके बाद किम्बल ने यंग को सामाजिकरण की उत्तम प्रक्रिया समझाते हुए लिखा है कि समाज के अंतर्गत सामाजिकरण के विभिन्न अधिकरणों में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और परिवार में निसंदेह माता पिता सामान्य रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक। तो बच्चे के जो सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण की महत्वपूर्ण या प्राथमिक इकाई क्या हो गई, परिवार। ठीक, फैमिली। तो ये आप याद रखिएगा, परिवार। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप आराम से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि समाज मूल्य शिक्षा में किस प्रकार सहायक हैं, समाज तथा शिक्षा। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। एडम स्मिथ का कथन है कि मनुष्य ने पारस्परिक लाभ के लिए जो कृत्रिम उपाय किया है वह समाज है। समाज शास्त्रियों की समाज के बारे में धारणा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। किसका, सामाजिक संबंधों का जाल। देखिए समाज में आप रहेंगे तो बहुत सारे रिलेशन ना आपके, तो एक जाल बना देते हैं। जाल का मतलब ये नहीं कि भैया उसमें मछली पकड़ लो, कुछ फंसा दो, यह वाला जाल नहीं है। जाल का मतलब एक विस्तार से है कि उसमें कई सारे रिश्ते आ जाते हैं, है ना। समाज में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ इन्हीं संबंधों के आधार पर जुड़े हुए रहते हैं और इन संबंधों का समाज की प्रक्रिया पर
और साथ ही साथ व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। यदि हम यह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि समाज के सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का प्रभाव मानव के मूल्यों पर पड़ता है। मानव के मूल्यों पर पड़ता है भैया, कैसे पड़ता है आप देखिए। अगर आपका कोई मित्र है, यार है, वो हमेशा झूठ ही बोला करता है, सब कुछ बुरे काम करता है, तो आपके जो मूल्य हैं, पर्सनल वैल्यूज़, उन पर प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है आप भी झूठ बोलने लगे, बुरे काम करने लगे, ठीक। और ये सब प्रक्रिया एक समाज में हो रही है तो प्रभाव पड़ा ना। यदि समाज में सुसंबंध है, ठीक, तो व्यक्ति के अंदर प्रेम, सहानुभूति, त्याग, शांति, सद्भाव, भ्रातृत्व, सामाजिक एकता आदि मूल्यों का विकास होगा। फिर उसी तरह इसको भी समझ लीजिए कि भैया आपका एक मित्र है, वो भगवान श्री राम की तरह एकदम मर्यादापूर्ण है, तो आपके अंदर भी वैसे ही गुण आएंगे ना, ठीक। और यदि संबंधों में कटुता है तो ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य आदि मूल्यों की प्रबलता देखने को मिलेगी। हमारे समक्ष हमारे विचारणीय प्रश्न यह है कि समाज सुधारकों के अंदर मूल्यों का समुचित रूप से विकास करने में अपना योगदान किस प्रकार दे सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में यह हम कह सकते हैं, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनको समझना ज़रूरी है। पहला है कि बालक के समक्ष आदर्श रूप से जो भी व्यक्ति हो, उनका स्वयं का व्यवहार मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, जिससे बालक के समक्ष मूल्य दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो। समाज के सदस्यों द्वारा यह भी निश्चित कर देना चाहिए कि वर्तमान परिस्थितियों में कौन से मूल्य स्वीकार किए गए हैं व कौन से मूल्य अस्वीकार किए गए हैं, ये भी आप बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि जन संचार के साधनों द्वारा समाज को बालक के उचित मूल्यों का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। और जन संचार के माध्यम कौन कौन से हैं, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए भैया, यही जो हमारे रेडियो हैं, ठीक, आकाशवाणी, और साथ ही साथ जैसे दूरदर्शन वगैरह हो गया, टेप रिकॉर्डर वगैरह हो गया, तो इन्हीं की बात कर रहे हैं हम। कोई वहाँ अलग से कोनो नई चीज़ आविष्कार नहीं हुआ। यही सब जो आपके आसपास जो आप देखते सुनते हैं। पहला है जनसंचार के साधनों में आकाशवाणी, ठीक, रेडियो। तो समाचार ज्ञात करने व मनोरंजन का एक बहुत ही सशक्त साधन कौन सा है, आकाशवाणी है। इनके अलावा रेडियो से नाटक, कहानी, प्रहसन, वार्तालाप आदि का प्रसारण भी किया जाता है, जिनके माध्यम से हम छात्रों में उपयुक्त मूल्यों का सृजन कर सकते हैं। इसके साथ एक ही कार्यक्रम की समाप्ति व दूसरे कार्यक्रम के प्रारंभ में जो अंतराल आता है, वहाँ पर मूल्य आधारित सूक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, जिसके द्वारा हम छात्रों में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनैतिक दृष्टि से वांछनीय मूल्यों का विकास कर सकते हैं। इसके बाद आकाशवाणी की बात हो गई, अब हम दूरदर्शन की बात कर लेते हैं। तो दूरदर्शन श्रव्य दृश्य सामग्री है। क्यों? क्योंकि भैया आप दूरदर्शन में जो कुछ टीवी मान लो कोनो कार्यक्रम चल रहा है, तो उसको तो आप सुन सकते हैं ना, और दृश्य मतलब देख सकते हैं, तो ऑडिबल और विजुअल दोनों है ना। तो इस प्रकार दूरदर्शन क्या एक श्रव्य और दृश्य सामग्री है, जिसके द्वारा भी हम वांछनीय मूल्यों का विकास करते हैं। कैसे करते हैं? अब भैया रामायण आ रही है हमारे दूरदर्शन पे, तो अगर आप उसको देख रहे हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज़ होगी ना, आप अच्छे मूल्यों को सीखेंगे। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं? और वहीं कोई ऐसा सीरियल आ रहा है, उसमें कोई विलेन है, तो आप उससे भी सीख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वो आपके मूल्य को प्रभावित करेगी। दूरदर्शन पर अनेक कार्यक्रम तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग चला रहा है, कुछ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व कुछ प्रशिक्षण परिषद एवं कुछ मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही नाटक, बच्चों के कार्यक्रम, किसान भाइयों के कार्यक्रम, महिलाओं के कार्यक्रम व विशिष्ट रूप से तैयार की गई लघु नाटिकाएं भी छात्रों में प्रेम, त्याग, सहानुभूति, सहनशीलता, राष्ट्रीयता, उत्तरदायित्व, दान, सामूहिकता आदि मूल्यों का विकास करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर तो रेडियो की तरह टेप रिकॉर्डर भी श्रव्य सामग्री है, ठीक। अब श्रव्य सामग्री है तो कहने का मतलब ये है कि जैसे रेडियो श्रव्य सामग्री है, रेडियो में तो ऐसा होता नहीं है
कि भैया आप रेडियो चलाएं और चित्र भैया उसमें दिखने लगा स्क्रीन में। तो रेडियो में तो ऐसी कोई सुविधा तो होती नहीं है। रेडियो में क्या होता है कि हम लोग केवल सुनते हैं, ठीक। तो ऐसे ही टेप रिकॉर्डर में भी क्या होता है, सुनते हैं, परंतु रेडियो प्रोग्राम की हम आवश्यकता अनुसार पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, जबकि टेप रिकॉर्डर में यह संभव है। अब आप ये समझिए कि भाई जो रेडियो स्टेशन से जो भी गाने चल रहे हैं, जो प्रोग्राम आ रहा है, वही आपके रेडियो पर सुनाई दे रहा है, वही आप सुन रहे हैं। लेकिन आप अगर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे कि भैया हम जो गोल गोल घुमाने वाला नहीं होता है कि भैया उसको घुमा देंगे तो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स नहीं होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, कोनो दूसरा चैनल पकड़ लेगा, ठीक। तो रिवर्सिबल नहीं होता है, ना ही रिकॉर्ड होता है। जो भैया लाइव चलता है ब्रॉडकास्ट वही सुनाई पड़ता है। लेकिन टेप रिकॉर्डर में क्या है कि भैया उसको रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है, रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, तो उसको भैया जब आपका मन हो तब सुनो, बार बार सुनो, 1000 बार सुनो, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं, पढ़ते हैं। शैक्षिक संस्थाओं द्वारा वांछनीय मूल्यों का विकास करने की दृष्टि से विशिष्ट कैसेट तैयार किए जाने चाहिए व इन्हें बाजार में उपलब्ध होना चाहिए। इन कैसेटों को तैयार करवाने व बाजार में उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व तो समाज के ऊपर होना चाहिए, ठीक। तो देखिए बात तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन भैया कौन ही खरीदेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं VCR की। तो इसका फुल फॉर्म याद कर सकते हैं, देख लीजिए, कुछ बिगड़ेगा नहीं। वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, वह भी दूरदर्शन की भांति श्रव्य दृश्य सामग्री है। मूल्यों का विकास करने संबंधी नाटक, कहानियाँ, घटनाएं VCR पर चित्रित की जा सकती हैं और इनको दिखाने के बाद जब भी आवश्यकता पड़ती है हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन चारों ही सामग्रियों का प्रयोग करने के पश्चात किसी भी व्यक्ति द्वारा बालकों की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए और संभव हो तो चित्रित पूरी घटना पर प्रश्नों के द्वारा विश्लेषण किया जाना चाहिए और तत्पश्चात उसके पक्ष व विपक्ष की राय को भी जानना चाहिए। अब 5वां पॉइंट जो है वो है न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। तो समाचार पत्र दृश्य सामग्री है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप भैया पेपर उठा के अपने कान में लगाते हैं और आपको जितना भी लिखा है सब सुनाई पड़ जाता है, ऐसा नहीं हो तो ना, है नहीं है ना ऐसा, हाँ, उसको पढ़ना पड़ता है भैया। अरे यार ये सब तो आप जानते हैं, आप भी कह रहे होंगे क्या सर छोटी छोटी बातें बताया करते हैं। चलिए पढ़ ही लेते हैं। समाचार पत्र दृश्य सामग्री है जिसके द्वारा मूल्यों का विकास बहुत ही प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। कुछ समाचार पत्रों में प्रतिदिन एक अच्छा विचार छपता है। परिवार में प्रारंभ से ही बच्चों के अंदर इस आदत का विकास किया जाना चाहिए कि वह उस विचार को पढ़े, उस पर मनन करे व उसे व्यवहार रूप में क्रियान्वित करे। इसके साथ ही विभिन्न राष्ट्रीय एवं सामाजिक पर्वों पर समाचार पत्र विशिष्ट अंक निकाले और उनके माध्यम से छात्रों में मूल्यों का विकास करे। समाचार पत्र पढ़ने मात्र की आदत से ही हम छात्रों के अंदर स्वास्थ्य, शांति, राष्ट्र प्रेम आदि भावनाओं का विकास कर सकते हैं। समाचार पत्र बच्चों के स्तर के अनुकूल यदि प्रकाशित किए जाएंगे तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद मैगजीन्स की बात कर लेते हैं, पत्रिकाओं की बात कर लेते हैं। विभिन्न पत्रिकाओं का भी प्रकाशन मूल्यों के विकास की दृष्टि से किया जाना चाहिए। पत्रिकाओं को बच्चों के लिए विशिष्ट रूप से प्रकाशित होना चाहिए। बच्चों की पत्रिकाएं बच्चों में पढ़ने में रुचि व स्वाध्याय के मूल्यों का विकास तो करती हैं, साथ ही इसके साथ ही प्रेम, त्याग, अहिंसा, करुणा, दया, समय का महत्व आदि वांछनीय मूल्यों का विकास भी इनके माध्यम से किया जा सकता है। अब 7वां पॉइंट है वो है सिनेमा। सिनेमा के नाम से भैया खुश हो गए होंगे आप, पढ़ लीजिए। तो चलचित्र बहुत ही सशक्त श्रव्य दृश्य सामग्री है और इसका प्रभाव भी बालक के ऊपर अमिट होता है। बस सही बता रहे हैं भाई, अमिट होता है। अब कोई पिक्चर दिखा दीजिए किसी बच्चे को, देखिए एक बार दिखाएंगे 10 लोगों को स्टोरी बताएगा, और वहीं कुछ पढ़ने के लिए दे दीजिए तो शायद ही बता पाए। तो प्रभाव देख रहे हैं कितना अमिट होता है। मूल्यों का विकास करने में चलचित्र बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह करता है। चलचित्र में प्रदर्शित की जाने वाली हिंसा के परिणाम स्वरूप ही आज के समाज में हमें हर जगह हिंसा का प्रकोप दिखाई पड़ता है।
बाल फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए और यह बाल फिल्में विभिन्न मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि परिवार, विद्यालय व समाज तीनों साधन मूल्यों का विकास करने की दिशा में सक्रिय प्रयास करें तो छात्रों के अंदर हम वांछनीय मूल्यों का विकास कर सकते हैं। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि इन सभी साधनों में परस्पर समन्वय होना चाहिए। नेक्स्ट है कि मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है, या मूल्यों के विकास में विद्यालय की भूमिका, इसको भी पढ़ते हैं। तो वर्तमान समय में विद्यार्थियों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। उन्हें समाज का लघु रूप जैसे शब्दों से विभूषित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि बालक इसी विद्यालय में उपस्थित होकर अपने भविष्य के समाज के फलस्वरूप सौंदर्य तथा गुणों के दर्शन करता है। साथ ही उस विद्यालय के वातावरण में उपस्थित अवसरों तथा वातावरण के अन्य कारकों के आधार पर भावी समाज के उन मूल्यों, गुणों, आदर्शों, मान्यताओं आदि को स्वीकारोक्ति प्रदान कर हृदयस्थ कर लेता है। अतः संक्षेप में आज के समस्त जटिल व्यवहार में वृहद मूल्यों के स्वांगीकरण का संतुलित केंद्र यदि विद्यालय को माना जाए तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथ ही आगे भी है कि ये विद्यालय इसके साथ ही कुछ और उत्तरदायित्वों का वहन करते हैं। ये महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है कि ये राष्ट्र की प्राचीन संस्कृति का संरक्षण करते हैं, राष्ट्र की प्राचीन संस्कृति का संरक्षण करते हैं, उसे पुनर्जीवित करते हैं तथा उस संस्कृति को भावी पीढ़ियों में संप्रेषित करते हैं। इस प्रकार भारतीयों की शिक्षा के उद्देश्यों, मूल्यों, आदर्शों को वे संरक्षित, पल्लवित तथा संप्रेषित करने का भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अतः ये विद्यालय हमारी प्राचीन भारतीयता के प्रतीक तथा केंद्र कहे जा सकते हैं। अब आगे वर्णन करने से पूर्व हम यह देखेंगे कि आधुनिक विद्यालय की विशेषताएं क्या हैं तथा ये कौन कौन से मूल्यों के विकास में अपने योगदान दे रहे हैं। तो मूल्यों के विकास में विद्यालय का योगदान, तो मूल्यों के विकास में विद्यालय दो प्रकार से अपना योगदान देते हैं। पहला प्रकार का योगदान बंद कणीय शिक्षण के माध्यम से पुस्तकीय ज्ञान के सहयोग से किया जाता है। इसे हम औपचारिक योगदान कहते हैं। तो औपचारिक योगदान यहाँ से आप समझ सकते हैं। और दूसरे प्रकार का योगदान कक्षीय वातावरण के बाहर पारस्परिक अंतःक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। इसे हम अनौपचारिक योगदान कहते हैं। यहाँ पर दोनों का अलग अलग उल्लेख देख लीजिए आप लोग कि मूल्यों के विकास में विद्यालय का औपचारिक योगदान, बालक में जीवनोपयोगी आवश्यक मूल्यों का विकास करना, बालकों में उपयोगी ज्ञान से सुसज्जित करना, छात्रों के ज्ञानात्मक पहलुओं को पूर्ण करना जिससे मुक्त चिंतन, सृजनात्मक मौलिक क्षमता एवं योग्यताओं को प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप कर सकें तथा उस आधार पर स्वतंत्र निर्णायक क्षमताओं का अपने में समावेश कर सकें। हमारी भारतीय संस्कृति एवं प्राचीन भारतीय आदर्शों को संरक्षण प्रदान करते हैं, इससे कि आने वाली पीढ़ियों में उन्हें समाविष्ट किया जा सके। एक लक्ष्य और भी वे अपने सामने रखते हैं, उनमें समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप वृद्धि एवं परिवर्तन की क्षमता का विकास किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बालकों में प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नेतृत्व के गुणों का विकास करना, जिससे वे बड़े होकर अपने अंदर सुंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों को अपनाकर प्रबुद्ध भारतीय नागरिक बने। इसके बाद बालकों को चारित्रिक एवं नैतिक विकास के अतिरिक्त आध्यात्मिक विकास की ओर उन्मुख किया जा सके। बाउले एवं अन्य के अनुसार विद्यालय निम्नलिखित गुणों का विकास करने के लिए प्रयासरत रहता है। ये कौन कौन से गुण हैं? सबसे पहले तो भैया सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, कार्य में दृढ़ता होनी चाहिए, कर्मनिष्ठा, अंतःकरण और शुद्धता। तो इन गुणों की बात या ये गुण विद्यालय विकसित कराने में मदद कर सकता है। अब यहाँ पर आप लोगों ने कुछ प्रश्न देख लिए। अब ये अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको आप समझ लीजिए। पहला है कि यंग एवं मेक के अनुसार मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका बताइए। तो परिवार मानवीय मूल्यों में सबसे पुराना तथा सबका आधार है। इस स्वरूप भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न रूप से दृष्टिगोचर होता है, यानी इसका स्वरूप होगा। इसका स्वरूप भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न रूप से दृष्टिगोचर होता है, परंतु सभी का कार्य
बालक का पालन पोषण तथा सामाजिक संस्कृति का ज्ञान प्रदान करना है। संक्षेप में बालक का सामाजिकरण करना है। नेक्स्ट है कि टी रेमंड के अनुसार परिवार का महत्व बताइए। दो बालकों को एक समान स्कूल में शिक्षा देने के पश्चात भी उनके ज्ञान, सामान्य ज्ञान, रुचियों एवं अभिवृत्तियों के तरीकों में अंतर पाया जाता है। इसका मूल कारण दोनों बालकों के अलग अलग परिवार होते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है समाज मूल्य शिक्षा में किस प्रकार सहायक है। तो यदि हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि समाज के सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का प्रभाव मनुष्य के मूल्यों पर पड़ता है। यदि समाज में सुसंबंध है तो व्यक्ति के अंदर प्रेम, सहानुभूति, त्याग, शांति, सद्भाव, भ्रातृत्व, सामाजिक एकता आदि मूल्यों का विकास होगा। यदि समाज संबंधों में कटुता है तो ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य आदि मूल्यों की प्रबलता देखने को मिलेगी। ये बहुत ही ईजी हैं, इनको समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। बस आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे। बाकी कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको ध्यान में रखिएगा आप लोग। मूल्यों के विकास में विद्यालय की भूमिका बताइए। तो बालक किसी विद्यालय में उपस्थित होकर अपने भविष्य के समाज के स्वरूप, सौंदर्य, गुणों का दर्शन करता है। साथ ही उस विद्यालय के वातावरण में उपस्थित अवसरों तथा वातावरण के अन्य कारकों के आधार पर भावी समाज के उन मूल्यों, गुणों, आदर्शों, मान्यताओं आदि को स्वीकारोक्ति प्रदान कर हृदयस्थ कर लेता है। अतः संक्षेप में आज के समस्त जटिल समाज में वृहद मूल्यों के स्वांगीकरण का संतुलन केंद्र आदि यदि विद्यालय को माना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक, तो ये जो आपका लेसन है मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका, यहीं पे समाप्त होता है। इससे रिलेटेड जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उनको तो आप अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा। साथ ही इसमें जितना कंटेंट है इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे वीडियो पर या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। ठीक, जल्दी से कर लीजिए। ठीक, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।